हमारे चैप्टर को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। हमें डिस्कस करना है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन पर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम किसके साथ किसका एग्रीमेंट कर रहे हैं? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कर्ता, कर्ता यानी कार्य को करने वाला। अब जो कार्य को करेगा ना बेटा, वो कोई पर्सन होगा, प्लेस होगा, थिंग होगा। इन वन वर्ड हम इसे क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। नाउन एक ऐसा शब्द है जो पर्सन, प्लेस और थिंग बताए, और प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के प्लेस पर यूज में लाया जाए। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही क्या बन के आ जाते हैं? सब्जेक्ट। अब हमने ना नाउन के टाइप्स देखे, नाउन कितने प्रकार में है? 5। तो प्रोनाउन अपने 7 प्रकार में होता है। नाउन अगर 5 प्रकार में है तो प्रोनाउन अपने 7 प्रकारों में होता है। तो इनमें से एक टाइप होता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आपने अभी ईदर नीदर पर डिस्कस किया, या अभी अपन ने जैसे ईच एवरी पर डिस्कस किया, एवरीवन समवन पर डिस्कस किया। ये क्या है? ये प्रोनाउन है। अभी जब हम नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे ना तो सारे प्रोनाउन के टाइप्स, उनके यूजर्स के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। पर अभी फिलहाल आप यहाँ पर एक वर्ड सुन के चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन। अब बोले मैडम रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो देखो कुछ वर्ड्स हैं जो आपके सामने हम लिख रहे हैं, हु, विच, दैट। अब कुछ बच्चों की तरफ से क्वेश्चन आता है कि मैडम आपने तो हमें WH के वर्ड्स में ये पढ़ाया, हु यानी कौन, विच यानी कौन सा, तो ये तो आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, तो ये कैसे होगा? तो बेटा 2 चीजें होती है, ध्यान से देखिएगा, है ना। जब जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको हु मिल जाए, विच मिल जाए, और भी कोई WH का वर्ड मिल जाए, तो ये ना प्रश्नवाचक बनाता है, WH का वर्ड बनता है। और हमने पढ़ा है एक WH का वर्ड बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। जो जो आपको पता है वो पहचान को बस आप समेटिए। हमें पता है कि हु विच जो है ये WH के वर्ड है, WH के वर्ड है, तो ये इनकी पोजीशन क्या होती है? ये सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में आते हैं, सबसे शुरू में आते हैं। और पंक्चुएशन इसकी क्या होती है? मार्क ऑफ क्वेश्चन। एक WH के तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। कुछ चीजें जितनी पता है एटलीस्ट उतनी हमें समझ में आना चाहिए। अब क्या होता है बेटा ग्रामर में, इसको थोड़ा स्टोरी में चल के समझे, इजी पड़ेगा, है ना। क्या होता है, आप बैंक गए हैं, है ना। बैंक में हमने जो वहां जो वॉचमैन होते हैं उनका रोल देखा है। कहाँ बैठे होते हैं? चेयर कहाँ पर होती है वॉचमैन की? गार्ड साहब की कुर्सी कहाँ होती है? एकदम गेट पे, दरवाजे पे ही। अच्छा, बैंक हम अपनी मर्जी से जाते हैं या पहुंचाए जाते हैं? है ना। घर पे जैसे पैसे निकालना है, पैसे जमा करना है, पासबुक प्रिंट कराना है पुराने समय में। आजकल तो जब से ये UPI का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा हुआ ना, तो बैंक वाले बोल देते भैया ऑनलाइन निकाल लो, ई एस्टीमेट निकाल लो आप, इतना हम आपको छाप के नहीं दे सकते। और नहीं तो पुराने समय में बेटा पासबुक ही प्रिंट करवा रहे हैं, ये सारी चीजें ज्यादा होती थी, है ना। अब बंदा बैंक जाता है ना, कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जाता, अरे आज मेरा मन अच्छा है बैंक जाता हूँ, घूम के आता हूँ, नहीं जाएगा। क्योंकि बैंक मतलब बैंक का नाम लेते हैं ना, तो आपको वो SBI की भीड़ याद आ जाना चाहिए। एक आध किसी ने ऐसा हाथ करा तो दूर से ही स्मेल आ गई, बोले भैया दूर हो जा। समझ गया ना, इतनी भीड़, इरिटेशन वाली जगह कोई है तो वो बैंक है। अब मैटर ये है कि बैंक में सामने ही जो है गार्ड साहब कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं। अब अपन पहुंचे ही नहीं और उन्होंने प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया, हाँ क्या काम है? और भैया काम है तभी आए, और आए भी नहीं है, पहुंचाए गए। घर पे कई बार ऐसा होता है रखे रखे कैश खत्म होने लगता है, तो मम्मी या पापा बोलते हैं जब खत्म हो जाएगा जब जाएगा, क्या खर्च हो रहा है वो रखे रखे। मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के पार्सल्स रुक ही नहीं रहे हैं आना, भैया ये पैसे उठा और जमा करके आ। तो बोले पापा कल कर दूंगा, आज कर दूंगा। तो फिर लास्ट अल्टीमेटम मिलता है आज की डेट में हो जाने चाहिए। तब बच्चा किसी भी हालत में बैंक जाता है, और बैंक जाता है और बैंक में एंट्री ही लेता है, और गेट पर ही मिल जाते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बोले तो गार्ड साहब, हाँ क्या है, किस लिए आए हो? पासबुक का वो बैलेंस पता करना था, तो वो आपको बताएंगे, वो जो नंबर लिखा ना उस पर मिस कॉल करो। तो बोले साहब रिचार्ज नहीं है। तो बोले अच्छा रुको बताते हैं। मतलब कोई भी हालत में आपसे वो प्रश्न पूछते हैं। तो इनको हम इमेजिन क्या करें, गार्ड साहब की जो WH के वर्ड है ना प्रश्नवाचक, ये एक प्रकार का वॉचमैन है, और ये हमके दरवाजे पर ही बैठा रहता है और कुछ भी प्रश्न पूछते रहता है।
कौन लगाकर, कौन सा लगाकर, और XYZ और भी WH के वर्ड्स होते हैं। अब क्या हुआ बेटा, एक दिन हम बैंक के काम से नहीं गए, एक दिन हम गए स्पेशली वॉचमैन से मिलने के लिए। हमने कहा वॉचमैन साहब, गार्ड साहब, एक बात बताओ। बोले क्या? आप यहाँ 12 महीने 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी करते हो और गेट पर बैठे रहते हो, और मैनेजर आपके बैंक का मस्त AC में अंदर बैठता है। जब वो आपके सामने से निकलता है और आप उसे नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? फीलिंग क्या आती है अंदर से? रियल बात बताना, बिल्कुल दिल की बात बताना। तो बेटा वो गार्ड बताता है, बोले इतना जोर से खून खौलता है। गुड मॉर्निंग तो जरूर करते हैं, पर हमारा मन बोलता है कि हम यहाँ बैठे रहेंगे और ये अंदर जाके बढ़िया AC वाले कैबिन में बैठेंगे, मस्त जाते से एक कप चाय ऑर्डर करेंगे, और बस फाइल पास करना रहता है मैनेजर का काम, और बेटा ठीक से सिग्नेचर तक पूरी नहीं करते, चिड़िया बनाने का काम रहता है। बोले अंदर बैठ के ये चिड़िया बनाएंगे और हमको देखो हमें यहाँ बैठना है। हमने जब गार्ड से पूछा कि बताओ ना कैसा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है, नहीं आती है? तो बोले नहीं आती है। तो हमने कहा चलो गार्ड साहब, हम आपको एक ऑफर देते हैं। बोले क्या? अभी आप सपोज कैनरा बैंक में हो, अभी आप कैनरा बैंक में हो, सारी गवर्नमेंट की बैंक से बेटा, तो हम आपको रख लेते हैं किसी दूसरे बैंक में, बैंक चेंज करना पड़ेगा, और वहां जाकर हम आपको ऑफिस मैनेजर तो नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ चीजें सीखना पड़ता है, प्रमोटेड बंदा मैनेजर बनता है, ऐसे थोड़ी बन जाते। तो मैनेजर तो नहीं, पर हम आपको ऑफिसर बनाएंगे, चलोगे क्या? बताओ गार्ड साहब को क्या बोलना चाहिए, हाँ या ना? विदाउट एनी एग्जाम, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट एनी, डायरेक्ट ले जाके आपको हम ऑफिसर की पोस्ट पर बैठा दे रहे हैं। बताइए क्या बोलना चाहिए गार्ड साहब ने? नहीं नहीं, मैं तो यहीं अपना बैंक नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं ना बेटा। कसम खा के जीवित थोड़ी हुआ है कि मरूंगा तो यहीं मरूंगा, है ना? कोई भी बंदा है भाई, प्रमोशन मिल रहा है और अच्छी खासी अचीवमेंट्स मिल रही है, तो बंदे को मना नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हम ये WH के वर्ड से पूछने गए कि भैया इतना अच्छा जीवन मिला है, तो क्या जिंदगी भर प्रश्न ही पूछोगे, प्रश्नवाचक ही बने रहोगे? तो इन्होंने बोला एक्चुअल में ना करने के लिए कोई काम नहीं है। जैसे आज की डेट में बेटा, आज आप और हम युवा पीढ़ी, जॉब नहीं मिल रहा है। अगर आपसे कोई बोले भैया जिंदगी भर यही काम करोगे क्या, कोई अच्छा पोस्ट मिले तो नहीं जाओगे, तो आप क्या बोलोगे? काम नहीं है करने के लिए, हम तो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर हमें जॉब मिले तो। ऐसे ही WH के वर्ड्स कहते हैं, हम तो करना चाहते हैं पर कोई हमें कुछ अच्छा काम दे तो हम जरूर करेंगे। हमने इनको बोला कि चलो हम तुमसे एक अच्छा काम करवाते हैं। अब बेटा हमने इनको यहाँ से उठाया और भाई बैंक बदल दिया है, मतलब सेंटेंस बदल दिया है, और दूसरे सेंटेंस में लाके सेंटेंस के बीच में हमने इनको बिठा दिया, हु को और विच को। अब ये भाई कौन है? दैट, कंजंक्शन। इसको भी कहां से लाया? उठा के कंजंक्शन से, और लाके बीच में ही बैठा दिया। आप ये बताइए कंजंक्शन कहां बैठता है? दो सेंटेंसेस के बीच में। हमने इसको भी लाके कहां बिठा दिया? बीच में। तो ये हमारे ऊपर नाराज हो रहा है, ये क्या बात हुई, मैं तो अपने घर में भी बीच में बैठता था, इसका घर कंजंक्शन, ये दूसरे सेंटेंस में आके भी बीच में बैठा। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ बड़ी बात नहीं हुई है, पर हु और विच को बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। बेटा डायरेक्ट कोई वॉचमैन की कुर्सी से उठा के ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा दे तो अपने आप में एक डेजिग्नेशन हो जाता है ना। और एक बात और होती है, जहां आप लोगों से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर कहते थे, अब लोग आपसे कहेंगे, तो एक भाई एटीट्यूड भी आ जाता है, फीलिंग भी अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पर अब ये लोग क्या बन गए हैं बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। पहले ये क्या थे? WH के वर्ड्स। अब ध्यान से सुनना, WH के जब ये वर्ड्स थे तो इनको बोला जाता था कि तुम्हारा काम वहां क्या है? प्रश्न पूछना, कौन लगाकर, कौन सा लगाकर, और बैठना कहाँ है? सबसे सामने। ये WH की बात थी। अब इनको वहां समझा दिया गया कि देखो हम तुमको दूसरे सेंटेंस में ले जा रहे हैं, दूसरे बैंक में ले जा रहे हैं, ऑफिसर बना रहे हैं, वहां भी गार्ड जैसी हरकत मत करना, और नहीं तो ऑफिसर बन के गए और सामने कुर्सी लगा के बैठ गए, और फिर कोई आया तो पूछ रहा क्या है। आपने देखा है ऑफिसर बंदा आपसे बात नहीं करता, और कैशियर भी अपने आप को ऑफिसर समझता है। आप जाके खड़े हो जाओ बेटा, आप सोचोगे मैडम अब देखेगी ऊपर, वो जानबूझ के उसको पता है सामने कोई खड़ा है। तो ऑफिसर बंदे कहाँ ज्यादा बात करते हैं बेटा? मैं अगर आपसे बोलूं आप लोग पर्सनली अपने बैंक के मैनेजर से कितने बार मिले हो? जरूरत ही नहीं पड़ी, या एक आध बार मिले या 2 बार मिले।
जरूरत नहीं है, वो लोग ज्यादा नहीं मिलते। तो ऐसा इसको समझा दिया गया, भैया ऑफिसर बनने जा रहे हो वो वाली हरकत मत करना। और गार्ड से, वॉचमैन से रोज मिलते जाते, तो उनसे ही पहली मुलाकात होती है। और एक फिर मुलाकात वहां होती है फर्स्ट विंडो पर, मे आई हेल्प यू, जहां कभी कोई नहीं मिलता। फिर आगे कैशियर्स बैठे होते और बीचों बीच होते ऑफिसर्स, पीओ, आखिरी में होता है मैनेजर। ये पोजीशंस होती है। तो ऐसे ये बंदे को हमने बीच में लाके बिठा दिया, मतलब एक ऑफिसर बना दिया। अब इसको समझा दिया, देखो तुम्हारा डेजिग्नेशन बदल गया, मतलब तुम्हारी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गई। तो ग्रामर में एक रूल आ जाता है बेटा, कोई भी वर्ड यदि अपनी पोजीशन बदलता है तो उसकी दो चीजें बदलती है, पहला उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा उसका मीनिंग। ये शब्द जब सामने बैठते थे तो ये WH के वर्ड्स हुआ करते थे, जब ये सेंटेंस के बीच में आए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गए, और जब ये शुरू में होते थे तो हु, कौन, विच, कौन सा, और दैट की का मीनिंग देता था। जब ये लोग सब यहां आए तो ये मीनिंग देने लग गए जो या जिसे का। सैलरी चेंज हो जाएगी कि वही रहेगी? चेंज हो जाएगी ना भाई, पोजीशन बदली तो सैलरी भी बदली, सैलरी मतलब मीनिंग मान लो आप, ठीक है। तो अब यहां पर ना हम बोले मैडम हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं फाइनली या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब ये मैटर आ जाता है। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन अगर हम पढ़ाने बैठे ना आपको तो पूरा 2 दिन ले लेते हैं, एक आध दिन भी नहीं, एक दिन पूरा एक्सप्लेन करते हैं, और फर्स्ट डे में भी 1 घंटे की जो क्लास होती है उसमें एक्सप्लेनेशन भी जब जाता है तो 70% ही जा पाता है, 30% का बाकी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट डे होता है, राइटिंग वर्क होता है नेक्स्ट डे। तो रिलेटिव प्रोनाउन पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस अभी सिर्फ हम इतनी बात कर रहे हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन होते हैं, तो हु, विच, दैट होते हैं। ये कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में आते हैं। मीनिंग क्या देते हैं? जो या जिसे का। अब आगे की बात सुनिएगा, हम तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैडम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है? तो बेटा जब जब ये लोग रिलेटिव प्रोनाउन बनकर आते हैं तो इनके बाद हमेशा एक वर्ब आती है। अब वर्ब की स्पेशलिटी, या तो वो सिंगुलर होगी एंड या तो वो प्लूरल होगी। तो वो जो वर्ब होगी, ये वर्ब इन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। मतलब जहां भी आपको सेंटेंस के बीच में हु, विच, दैट दिखे तो समझना कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद एक वर्ब दिखेगी, उस वर्ब को देखने के बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखना है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। रूल इतना सा ही है, पर जब तक ये पता ना हो कि हु, विच, दैट कौन आ गए, कहां के आ गए, तो हम इनको क्या समझते हैं कि तो प्रश्नवाचक ही है, पर मैडम ने तो वहां शुरू में बताया था, बीच में क्यों आ गए? फिर बच्चा डाउट में ही रहता है। तो आपको बता दे क्लियरली कि भैया WH का वर्ड शुरू सेंटेंस के सबसे शुरू में मिलता है, स्टार्टिंग में मिलता है, और वही शब्द जब बीच में मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। जैसे मान लो कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए, आई हु blank your friend will help you. ऑप्शन इज या एम। एक और सेंटेंस, you who blank my friend should help me is या आर। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट शुरू से ही करते हैं। सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से हुई? सब्जेक्ट से, आई से। ये कौन मिल गया? हु को अब आप यहां क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्योंकि 2 चीजें होती है रिलेटिव प्रोनाउन या WH को चेंज करने की, पंक्चुएशन, मार्क ऑफ क्वेश्चन होता अगर वो रिलेटिव WH होता तो, और उसकी पोजीशन कि वो सबसे शुरू में आता, फिर आई जैसे का काम यहाँ पर नहीं होता। तो ये सब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। एंटीसीडेंट में कौन लिखा है? आई। एंटीसीडेंट मींस नाउन या प्रोनाउन। आई प्रोनाउन आया तो आई के अकॉर्डिंग कौन आएगा बेटा? एम। और पता है कई बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा है, आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। आई हु इज योर फ्रेंड विल हेल्प यू। हु इज बोलने में बहुत अच्छा लगता है। अब यहीं पर आप बोलो, आई हु एम योर फ्रेंड,
विल हेल्प यू। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैडम ये कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हम, बट बेटा ये करेक्ट है ना। अच्छा, यू हु आर, यू के कारण आर, माई फ्रेंड शुड हेल्प मी। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, पूरी लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। आई, मैं जो तुम्हारा फ्रेंड हूं तुम्हारी मदद करूंगा। कौन करूंगा, मैं करूंगा, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही है कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो अपने पहले आने वाले सेंटेंस को बाद आने वाले सेंटेंस से लास्ट तक रिलेशन बताते हैं। संबंध सूचक सर्वनाम रिलेशन बताते हैं, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यू हु आर माई फ्रेंड, तुम जो हो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे और पीछे से आगे, ये तरीका है ट्रांसलेशन का। अब जिस बच्चे को ये पता है कि हु जो का मीनिंग दे रहा है, तो मैं जो तुम्हारा फ्रेंड हूं, बढ़िया हो गया, ट्रांसलेशन भी आ गया। अब जिसको यही नहीं मालूम, जो आज बच्चा क्लास नहीं लगा पाया, वो कहेगा मैं कौन हूं, यानी फिर आप बताना मैडम आप योगिता साहब, तो बोले तुम कौन, फिर आप अपना परिचय देना। वो बच्चा गोल गोल घूमेगा, आंसर ही नहीं आएगा बेटा, मीनिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि वो किसका मीनिंग निकाल रहा है, WH का मीनिंग यहां फिक्स कर रहा है। तो आप ये बात फिक्स कर लो, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी वर्ड अपना पोजीशन बदलता है तो उसकी दो चीजें बदलती है, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा मीनिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाती है। जो WH इंटीरोगेटिव्स थे वो आके क्या बन गए, रिलेटिव प्रोनाउन। कई बार देखना जो वाक्य जोड़ता है वो कंजंक्शन होता है, और वही शब्द को आप टाइम बताने के लिए, नाउन बताने के लिए यूज कर लो तो प्रीपोजिशन बन जाता है। ऐसी चीजें भी हम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए ग्रामर में चीजें चेंज होती रहती है। एक ही वर्ड के बहुत तरीके से यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, तो रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, हम इसे कहते हैं वन ऑफ एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, ये वन ऑफ का मीनिंग पता क्या होता है बेटा, जैसे किसी ने बोला मेरे पास इतने सारे फ्रेंड्स, मेरे पास मतलब मेरे, लेकिन उनमें से मेरा ये वाला जो फ्रेंड है ना, ये बहुत ही ज्यादा फेयर है। फेयर बोले तो गोरा, सच्चा, ईमानदार। फेयर यानी सच्चा या ईमानदार है। जैसे मैं कहूं बेटा मेरे पास ना इतने सारे पेन्स हैं, लेकिन उनमें से ये वाला जो मेरा पेन है ना, ये बहुत ही लकी है। इससे अगर पेपर पे टिक लगा देना तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। पर बोले मैडम पेपर में तो आजकल आ नहीं रहा, आजकल तो क्लिक क्लिक कंप्यूटर पर हो रहा है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है। तो हमने वही बोला कि पेपर अगर पेपर पे चल जाए तो फिर बात और, ठीक है। तो कहने का मतलब है इतने सारे में से ये जो मेरे इतने सारे घर है ना बेटा, उनमें से मेरा ये वाला जो घर है ना, ये मेरे लिए बहुत शुभ है, ऐसा। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, इतने सारे में से एक। तो आप यहां चेक कीजिए, इसे कहा जाता है वन ऑफ एक्सप्रेशन के नाम से। ध्यान से पढ़ना, आता है पेपर में। अब वन ऑफ में ऑफ आया, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन की पोजीशन, नाउन के पहले, फिक्स यहां पर नाउन मिलेगा। लेकिन हम बता कितने रहे हैं, इतने सारे में से, बहुत सारे लड़कों में से, बहुत सारी किताबों में से, कई सारे पेन में से। तो कई सारे के लिए नाउन का नंबर प्लूरल, लेकिन काम कितना कर रहा है, एक, इसीलिए वर्ब का नंबर सिंगुलर। तो आपको ऐसा बोलते आना चाहिए कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। फिर से, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। इससे पहले हमने रूल क्या पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में यदि वाक्य के बीच में कौन आ जाए, हु, विच, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। यहां आने वाला एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग हो गया।
और वहीं पर अगर वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। इतनी बात समझ में आई। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है बेटा, वन ऑफ वाला जो सेंटेंस है ना, ये दो प्रकार से एग्जाम में आता है। एक तो वन ऑफ आया, देखो ध्यान से, सबसे पहले, अच्छा अब कई बच्चों के माइंड में ये बात आती है, मैडम वन ऑफ हमेशा शुरू में ही मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है, बीच में भी मिल सकता है, लास्ट में भी मिल सकता है, बस आपको वन ऑफ को चेक करना है। अगर सपोज आपको वहां पर वन ऑफ दिखता है तो आपको सबसे पहले नाउन देखना है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब हमने रूल पढ़ा कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अब जरूरत किसकी थी? वर्ब की। वर्ब आती सिंगुलर फॉर्मेट में आती, परंतु ना यहां आ गए ये रिलेटिव प्रोनाउंस और वर्ब कहते जरा खिसकना और आकर यहां बैठ गए। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद तो वर्ब आती ही है। बोले ठीक है भैया, लो बैठ जाओ। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसके लिए आपको अलग से रूल नहीं बनाना है, नहीं तो ना 1 2 3 यूजेस बन जाएंगे। इसका यूज क्या होगा, ध्यान से देखो। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। एंटीसीडेंट हर दशा में कैसा होने वाला है? प्लूरल। तो यहां आने वाली वर्ब भी, तो आप चाहो तो आप इसे ऐसा बोल सकते हो, तीनों रूल्स को अलग अलग। किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी, रूल फर्स्ट। सेकंड, वन ऑफ जब आता है तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर, रूल सेकंड। थर्ड वाला कि जब किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ आता है, इसके बाद नाउन प्लूरल आता है और उसके बाद यदि रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल, रूल थर्ड। अब ये 3 रूल को याद तो कर लेंगे आप अभी तुरंत, पर एग्जाम सेंटर में जाके वहां ये दिमाग चलेगा वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब नहीं, प्लूरल भी थी, प्लूरल थी, सिंगुलर थी, नहीं सिंगुलर थी, हाँ नहीं प्लूरल ही थी। इतने के लिए तो हम पढ़ रहे हैं बेटा, एक ही नंबर के लिए, तो वहां जाके हम परेशान ना हो इसीलिए। और फिर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ 3 ही यूजर्स पढ़ना, अभी तक पढ़ लिए और अभी और पढ़ेंगे, तो बेटर ऑप्शन इज कि आप इसको रूल को एक्सेस में रेडी मत करो, पढ़ो ही मत, सीधे बोलो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये चाहे अकेले आए या वन ऑफ के साथ आए। आपको रिलेटिव प्रोनाउन का रूल पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। जब हमने ये रूल पढ़ लिया तो उसी में इस रूल को ऐड कर दो, अलग से एक्सेस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें है पढ़ने के लिए। क्लियर? तो हम यहाँ पर अभी कितने रूल्स रेडी कर रहे हैं? 2। एक रिलेटिव प्रोनाउन का, क्या बोलोगे? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। और दूसरा रूल आपने पढ़ा वन ऑफ का, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब हमेशा सिंगुलर। बन जाएगा बेटा? श्योर मान के चलूं? अब एक बार आप सिर्फ ध्यान से सुन लीजिए। वन ऑफ, पहले तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। और दूसरा रूल हमने वन ऑफ का पढ़ा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर। लेकिन उसी में अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाएगी। एंटीसीडेंट मीन्स नाउन या प्रोनाउन, और वन ऑफ के साथ तो हर दशा में नाउन प्लूरल ही मिलना है। क्लियर इतनी बात? चेक कीजिए। This is one of the girls. वन ऑफ के बाद नाउन है, वर्ब This is one of the best students. Noun plural. Who, which, that. Relative pronoun के बाद आने वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट को देखकर लिखी जाती है। जो बच्चे आप प्लूरल बोल रहे हैं ना बेटा, तो इसको याद रख ही लेना लास्ट तक, ठीक है? हाँ, पहले आने वाले एंटीसीडेंट को देखो हर बार, कहीं दिक्कत होगी च नहीं। अगले रूल पर चलते हैं।
कभी कभी किसी भी सेंटेंस में ना कोई एक डेफिनेट अमाउंट आ जाता है सब्जेक्ट बनकर, या फिर कोई एक डेफिनेट डिस्टेंस आ जाता है, लेंथ आ जाती है, वेट आ जाता है। ये अगर सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो ध्यान से देखिएगा। जैसे डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, हमने बोला ये जो एक सड़क है इसका डिस्टेंस, दूरी 10 किलोमीटर्स है। 1 होता तो किलोमीटर, 2 है तो किलोमीटर्स, और 10 भी है तो किलो। इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है और ये रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, तो 10 किलोमीटर्स उसका डिस्टेंस है बेटा। रास्ता कितना है? रास्ता तो एक ही है, सड़क तो एक ही है। इसका सब्जेक्ट का नंबर कैसा बनेगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। ऐसे ही लेंथ की बात करते हैं, लंबाई। जैसे हमने बोला ये एक कपड़ा है, इसका लेंथ, लंबाई 3 मीटर्स है। 1 होता तो मीटर, 2 है तो मीटर्स, और 3 है तो मीटर्स। 3 मीटर्स है, कपड़े का लेंथ 3 मीटर्स है, कपड़ा कितना है? सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, वर्ब। एक अमाउंट की बात करें, किसी ने बोला 10,000 रुपए आज की डेट में सफिशिएंट नहीं होते हैं, तो 10,000 रुपए 10,000 रुपीज। 1 होता है रूपी, 2 होते हैं रुपीज, 10 भी होते हैं रुपीज, और 10,000 भी रुपीज। तो नाउन का नंबर दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है, पर वो अमाउंट कितना है? एक। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। तो बेटा ऐसे ही जब भी कोई डेफिनेट अमाउंट, डिस्टेंस, लेंथ, वेट और इवन टाइम भी यदि सब्जेक्ट बनकर आए तो आपको वर्ब कैसी लगाना है? सिंगुलर। जैसे एक आध एग्जांपल पर अगर अपन बात करें, जैसे किसी ने बोला 20 किलोमीटर्स ब्लैंक आ लॉन्ग डिस्टेंस, बोलो इज या आर? 10,000 rupees blank not enough today, is या आर? इज। दिखने में सब्जेक्ट प्लूरल भले दिख रहा है, पर एक्चुअल में सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। क्वेश्चन आया है पेपर में, $10 आर। आप ये बताइए, $10, 1 होता तो डॉलर, 1 होते तो डॉलर, 2 होते तो भी डॉलर्स, और 10 भी है तो भी डॉलर्स। तो बेटा $10 अपने यहाँ इंडियन करेंसी रुपया है तो अपन रुपये में बात करते हैं, अमेरिकन करेंसी डॉलर है तो वो डॉलर में बात करता है। तो भाई डॉलर का मतलब यहाँ तो अमाउंट ही है ना, और $1 हो या $10 हो, सब्जेक्ट का नंबर कैसा होगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, आर की जगह आना चाहिए इज। बच्चों को ऐसा लगता है $10 आर प्लूरल तो है, छोटी सी, मतलब अब जो बड़े बड़े रूल्स है वो हो गए आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, छोटे छोटे रूल्स हमको पढ़ना है 10+2 के स्टैंडर्ड के। जितने भी 12वीं बेस पर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे रूल्स पेपर में देखने को मिलते हैं बेटा, और आते हैं। तो ध्यान से हमको सुनना है कि जब भी कोई डेफिनेट अमाउंट, लेंथ, वेट, डिस्टेंस अगर सब्जेक्ट बने तो वर्ब कैसी लगाना है? सिंगुलर। दिखने में दिख रहे हैं प्लूरल, पर सब्जेक्ट है सिंगुलर। दिखने में कैसे दिख रहे हैं? प्लूरल, पर वर्ब कैसा है? सिंगुलर। सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, fetters, scales, binoculars। बेटा ये जो नाउन है, जैसे अभी आपको जो दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं? दिख रहा है किसी को? 2। मैडम मेरे को 2 दिख रहा है, नहीं ना, एक ही दिख रहा है ना।
पर अगर आप इसे देखते हैं तो ये 2 यूनिट से मिलकर बना है, होल्डर्स भी 2 और ग्लासेस भी 2, क्योंकि दिखने में तो ये एक दिख रहा है पर 2 यूनिट से मिलकर बने होने के कारण इसको जो कैटेगरी दी गई है वो प्लूरल की दी गई है। पावर वाले चश्मे को क्या कहते हैं? स्पेक्टिकल्स। और धूप वाले को सन ग्लासेस, सन ग्लासेस। और फैशन वालों को गॉगल्स। ठीक है, तो सभी में हमें एस लगाकर बोलना है। कैची देखिए, कैची कुछ इस टाइप से होती है बेटा, यहां से स्क्रू से कसी हुई होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि मैडम क्या हुआ, आपने तो बताया कोई भी नाउन अगर प्लूरल बनता है तो उसका सिंगुलर भी होता है, तो हम एस हटा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे स्पेक्टिकल्स से एस हटाया तो स्पेक्टिकल, एस हटाने का मतलब इतना हटा देना। अब सोचो, अगर सपोज किसी की एक ही आंख में प्रॉब्लम है, अरे होता है नहीं होता भाई, एक ही आंख में समस्या है, दोनों में नहीं है, तो बोले अननेसेसरी हम 2 क्यों पहने, हमको एक ही पहनना है। अब जब वो एक पहनेंगे ना बेटा तो 4 लोग हंसेंगे, तो बोले नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कोई हंस रहा है। ठीक है, अब या तो फिर जो कैची है, कैची में भी 2 पार्ट होते हैं, आप किसी एक पार्ट को अलग कर दो, तो जिस यूज के लिए वो बनी है, जिस यूज के लिए वो बनी है वो पॉसिबल नहीं होगा, वो काम नहीं होगा ना। ट्राउजर्स, सीधे आधा पार्ट हटा दो, ये फैशन में अभी नहीं आया है बेटा, अपने यहाँ तो इंडिया में तो नहीं आया एटलीस्ट, है ना। फ्रांस वगैरह में जाओ तो शायद बोले इतना अपग्रेड हो गया फ्रांस, वहां है, पर अपने यहाँ नहीं आया है ना। ऐसे ही बेटा आप और देख रहे होंगे टोंग्स, चिमटे, ऐसा ब्लेड होती है 2, एक दिन क्या करना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, एक ब्लेड को सीधे ऐसे खोल के अलग कर देना, फिर देखना उस दिन आपको चिमटा मिलता है या रोटी मिलती है खाने के लिए। अरे रोटी सेकने के लिए यूज करती है ना मम्मी लोग, एक दिन आप उसको अलग कर देना, फिर देखना उस दिन क्या मिलता है खाने के लिए, चिमटा ही मिलेगा बेटा, है ना। तो आप हिंदी में इसे चश्मा कहेंगे या चश्मे? हिंदी में विद्या माता रखिए पास में, ईमानदारी से बताओ घर में क्या बोलते हो? चश्मा या चश्मे? आप कर लेंगे मैडम। बेटा आप वो एक एपिसोड आता है मोगली, है ना, द जंगल बुक में मोगली एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसमें एक भालू होता है, बियर वो बलू वो ये पहनते, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं ना। अब अगर आप, है ना, अब एक एपिसोड में बताया गया कि उसके स्पेक्स खो जाते हैं, वो होता है ना एक टबाकी गीदड़, वो चुरा लेता है उसको, वो करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो वो कहता है मोगली प्लीज मेरे ना चश्मे ढूंढ दो, मेरे चश्मे ढूंढ दो, मोगली प्लीज मेरे चश्मे ढूंढ दो। बेटा वो जानवर है, उसके बावजूद वो चश्मे बोल रहा है, और हम चश्मा कह रहे हैं। तो थोड़ा चीजों को देखो, और सिर्फ देखो नहीं, वहां से कुछ सीखो। अब ये अलग बात है, हमारे दादा नाना नानी दादी ने पुराने समय से चश्मा बोली है, तो हमको भी वो फ्लुएंसी में सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को उसको थोड़ा इम्प्रूव करना रहेगा, है ना। हिंदी की बात नहीं कर रहे, इंग्लिश में आ जाओ, तो इसे हमें एस लगा के बोलना है। अच्छा, फेटर्स देखा है आपने, हथकड़ी, हथकड़ी में 2 वो होते कड़े, दिखने में एक होती है पर 2 कड़े से मिलकर बनी होती है। स्केल से यानी तराजू, तराजू बोले तो कोर्ट में जब आप जाते हो अदालत में, कुछ इस टाइप से होता है, 2 पडले होते हैं, 2 पडले से मिलकर बना है, पर तराजू कितना है, एक ही है। ऐसे बाइनोकुलर, दूरबीन, है ना। तो ये सारे नाउन दिखने में एक, अपोजिट रूल है, दिखने में एक पर है प्लूरल, जब है प्लूरल तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल। ठीक है, तो इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी बेटा, प्लूरल नंबर में होगी। जैसे एक एग्जांपल पर बात करते हैं, जैसे हमने बोला योर ट्राउजर्स ब्लैंक वेरी डार्क इज या आर, प्लूरल नंबर की वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। दिखने में एक दिखता है, घर में हम लोग बोलते थे मम्मी मेरा ट्राउजर नहीं दिख रहा,
ठीक से ट्राउजर भी नहीं बोलते, ट्राउजर। शॉप पे जाते भैया ट्राउजर दिखाना। अगर मम्मी लोग थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी हो ना तो वो फिर आपको ट्राउजर ही देंगी, पता कैसे? ये पकड़ बोले, पैंट्स, पैंट नहीं पैंट्स, पिजामास, पिजामास। जैसे दादाजी बोले मेरा पिजामा नहीं मिल रहा, मेरा पिजामा है, तो दादाजी 2 मिनट रुको मैं देता हूँ, क्या चाहिए? बोले पिजामा, बढ़िया लेना और एक कैची लेना। बोले ये लीजिए, बोले क्या किया? बोले आपने जो मांगा वो दे रहा हूं मैं। वैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है बेटा, आपको उसमें एस लगाकर ही बोलना है क्योंकि 2 यूनिट से मिलकर बना है, ठीक है? शूज बोलते हो कि शू? ग्लव्स या ग्लव? दस्ताना या दस्ताने? तो फिर चश्मे क्यों नहीं बोलते हो?